इस मोहल्ले में आने के बाद से ही शिवू एक ही बात सुन रहा था। गंगा किनारे का मिथुर का पुराना मकान अच्छा नहीं है। पुरानी बस्ती उस घर को ऐसे अवॉइड करती है जैसे कोई बड़ी बीमारी का पेशेंट हो। 1 महीना हो गया शिवू को यहाँ रहते हुए, बस उसने कभी किसी को उस घर में आते जाते नहीं देखा। ना दूध वाला ना अखबार वाला, कोई भी उस घर की दहलीज तक नहीं जाता। अंदर कोई रहता भी है या नहीं, अगर रहता है तो कौन, ये सवाल शिवू के अंदर अजीब सी क्यूरियोसिटी भर देता था। लेकिन अकेलेपन की वजह से कभी हिम्मत नहीं हुई वहाँ जाने की। उस घर से लगभग 600 मीटर दूर पेड़ों से घिरा एक घाट था। वही उनकी शाम की अड्डेबाजी की जगह है और वहीं से वो मकान एकदम साफ साफ दिखता है। एक दिन शिवू ने अपने दोस्त रंतू से पूछा, अरे रंतू, बता ना उस घर में कौन रहता है। रंतू का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। उसने कहा, पता नहीं, कभी जाने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन सुन शिवू, उस घर में मत जाना। वो घर, वो मकान अशुभ है। शिवू हंस पड़ा। चलना, एक दिन चलते देखते। पर रंतू की आंखों में छुपा डर देखकर शिवू चुप हो गया। एक शाम घर लौटते वक्त शिवू ने साइकिल रोकी और उस मकान की तरफ झांक लिया। दूसरे फ्लोर की गंगा की तरफ खुलती खिड़की में उसने किसी को खड़ा देखा। आज रंतू नहीं आया था, किसी की शादी में गया था। शिवू अकेला गंगा के किनारे बैठा था। आसमान पर बादल थे, एक पतंग उड़ रही थी। शिवू ने सोचा, अगर मैं वो पतंग छत से उतर लाऊं तो रंतू की आंखें खुल जाएगी, लोगों की बकवास भी खत्म हो जाएगी और मैं बन जाऊंगा मोहल्ले का हीरो। ये सोचकर शिवू पुराने मकान के आंगन में घुस गया। सूखे पत्तों का ढेर, गंदगी, घर ऐसा लग रहा था जैसे 19वीं सदी में कोई वर्ल्ड वॉर हुई हो। उसके मन में सवाल उठा, क्या सच में यहाँ कोई नहीं रहता है? अगर रहता है तो ऐसी बेपरवाही क्यों? चारों तरफ जाले, दीमक के तिल। शिवू धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे उसने दहलीज पर कदम रखा, एक खरकश सी आवाज गूंजती है, कौन है वहाँ? शिवू एकदम रुक गया और आवाज की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला। अंधेरे से एक बूढ़ी औरत निकली, लगभग 80 साल की, व्हील चेयर पर बैठी थी, अपने ही कमजोर हाथों से पहिया घुमाते हुए। शिवू बड़ी मुश्किल से बोला, मेरा नाम शिवू है। औरत ने खुरदुरी आवाज में पूछा, यही रहते हो? जी हाँ, अभी 1 दिन हुआ है, किराए पर आया हूँ। कहाँ? रेल लाइन के उस पार, शामगंज में। अच्छा अच्छा, पर इस घर में तो कोई आता जाता नहीं, सब डरते हैं। शिवू हकला गया। ऊपर एंटीना में एक पतंग अटकी गई है। सोचा घर खाली है, उतार लूं। चोरी नहीं दादी, क्या आप मुझे दोगी? बुढ़िया हंसने लगी। जब शिवू जाने लगा, वो औरत अचानक बोली, ओए बेटा, इतनी जल्दी जा रहे हो? सब तो सिर्फ भाग जाते, मेरी मुश्किलें किसी को दिखाई नहीं देती। आजा बेटा, बैठ, 2 बातें कर। शिवू रुक गया, पर उस औरत की आंखें मारी मछली की तरह धुंधली और चमकदार थी। तार सड़ गए थे और नजर ऐसी जैसे कोई पुराने फॉसल को तोड़कर कोई अतीत से झांक रहा हो। हिम्मत करके शिवू ने पूछा, आप इतनी बड़ी हवेली में अकेले रहती हो?
बताओ बेटा, बुढ़ापा और अपाहिजपन का बोझ कौन उठाता है? किसी को मेरे पास रहना मंजूर नहीं। नौकर चाकर रहते थे, सब भाग गए। मेरी 2 बेटियां थी, पति था, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। अपनी ऑफिस की एक औरत के साथ रहने लग गया। घर से सारे पैसे लेकर भाग गया। मैंने मुश्किल से अपनी बेटियों को बड़ा किया। बड़ी बेटी शादी कर कर बेंगलोर चली गई। छोटी, उसका पति उसे बहुत तंग करता था। उसे घर में बंद रखता, कभी मारता, कभी मुझे डायन बोलकर गालियां देता। मैंने सोचा अगर वो मुझे भी छोड़ दे तो, इसलिए उसे कभी घर के बाहर नहीं जाने दिया। फिर एक दिन घर का ताला टूटा, अंदर देखा वो फंदे से लटकी हुई थी। हाँ बेटा, वो मुझे छोड़कर चली गई। शिबू का गला सूख गया, पूरे बदन में सनसनाहट हो गई। बुढ़िया की आंखें बाहर आई और बोली बुढ़िया की आंखें बाहर आ गई और बोली, मेरा हाल उस पतंग जैसा है जो एंटीना पर अटकी है। ना उड़ सकती हूँ ना चल सकती हूँ, बस मौत ही है मेरी मुक्ति। ना कोई अपना, ना कोई सहारा। शिबू धीरे से बोला, कोई काम है मुझसे? बुढ़िया ने कहा, हाँ बेटा, एक छोटा सा काम है, मेरे कमरे तक चल। शाम का अंधेरा और गहरा हो गया। व्हीलचेयर की घर घर आवाज के साथ वो औरत कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजे पर रुकी, बोली, आ बेटा, अंदर आ। शिबू कांपते हुए कमरे में घुसा और वो दंग रह गया। उसकी हालत खराब हो गई। उसने देखा व्हीलचेयर पर बैठा था एक कंकाल। उसकी हड्डियों पर धूल जम गई थी, मांस सूखकर खत्म, पर हाथों में अभी भी सोने की चूड़ियां चमक रही थी। तभी उस कंकाल का चेहरा शिवू की तरफ घूम गया और एक भयानक आवाज गूंजी उठी, अरे मालिक, मेरी हड्डी जला दे, मुझे मुक्ति दे, मैं उस पतंग की तरह अटकी हूँ, मुझे मुक्ति दे बेटा, मुक्ति दे। बातें हवा में गूंज रही थी। शिबू ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और खिड़की की तरफ भाग गया। दूसरे फ्लोर की गंगा की तरफ खुलती खिड़की से अब भी दिखाई दे रहा था बुढ़िया का धुंधला चेहरा। तो अगर आपको हमारी चैनल की स्टोरीज अच्छी लगी तो हमारे चैनल को कर दीजिए एक सब्सक्राइब और दबा दीजिए एक लाइक का बटन और कमेंट कीजिए कि कैसी लगी आपको स्टोरी, कौन सा पार्ट लगा आपको स्टोरी का सबसे बेस्ट। और ऐसी स्टोरीज के लिए बेल आइकन को ऑलवेज ऑन पे रखना। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई स्टोरी के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।